हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते अपने क्लास 11 के चैप्टर पे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कॉमर्स एंड इट्स नेचर। क्लियर है। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, उसी का ये आगे का पार्ट है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले की वीडियोस देखिए, जिससे कि चैप्टर पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है। तो इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर बनाता हूँ 11, 12, 9, 10, तो उसके सेवरल पार्ट्स रखता हूँ, जिससे कि आप उस चैप्टर को बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान तरीके से समझ सको। क्लियर। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कॉमर्स एंड इट्स नेचर। क्लियर है। तो कॉमर्स क्या होता है एक्चुअली में? तो सिंपल सी बात है, कॉमर्स हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी जब प्रोडक्ट कंपनी जब बनाती है, वहां बनाने की प्लेस से लेकर के बनाने से लेकर के जहां पे वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, जहां पे वो कस्टमर और जो कंज्यूमर है वो ले रहा है, तो दिस इज द कॉमर्स। क्लियर है। कहीं भी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में वो बनाया जा रहा होगा, पता नहीं किस देश के किस कोने में बनाया जा रहा है और देश के किस कोने में उसका यूज हो रहा है, हमें नहीं मालूम है। क्लियर है। सो दिस इज द कॉमर्स। क्लियर। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ना कि कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which are necessary for bringing goods from the place of production to the place of their consumption. Clear? यहाँ पे लिखा भी हुआ कि according to the Evelyn Thomas, commercial operations deal with the buying and selling of goods, the exchange of commodities and the contribution of finished प्रोडक्ट्स। क्लियर है। तो नॉर्मल सी बात ये कि जहां से आपका प्रोडक्ट बन रहा है और जहां पे वो कंज्यूम हो रहा है, वो वहां से लेकर के पूरा जितना भी जो ट्रांजैक्शन है, हर एक तरीके का, वेयर हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का और होलसेलर का, रिटेलर का, हर एक टाइप का इसमें क्या आता है, एक कॉमर्स आता है। क्लियर है। तो इसका देखते हैं हम लोग आगे क्या है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट कंटेन्स ऑफ द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर द अर्निंग प्रॉफिट्स। कोई भी अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अगर हम लोग कॉमर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू द वर्क फॉर द सोशल। हमेशा हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो बिजनेस मोटिव से ही करते हैं, बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, तो अगर हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो या फिर हमें उसको उसका वो में पैसे देगा। ठीक है। या हम सर्विसेज भी दे सकते हैं उसको। क्लियर है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो तो कोई आपके लिए भी कोई काम करेगा। क्लियर है। तो ऐसा प्रॉफिट मोटिव, नॉर्मल सी बात है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो हमारा सिंपल सा फंडा क्या होता है, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एक उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट, मुनाफा। बिना मुनाफे के ना हम सस्टेन कर सकते हैं, ना ही हमारा बिजनेस सस्टेन कर सकता है। तो दैट इज ऑल कि भैया कोई भी काम करे तो हमें मुनाफे के लिए ही करना है, प्रॉफिट के लिए ही करना है। क्लियर है। रेगुलेटरी ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्लियर है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी अगर हम लोग कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए भाई, हर एक इंटरवल के बाद एक ऑर्डर आना चाहिए। भैया अगर आप होलसेलर से सामान खरीद रहे हो तो महीने में कम से कम 2 बार सामान लेना चाहिए, या महीने में एक ही बार सामान लो। ये नहीं कि लाइफ में एक ही बार ले लिया तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। क्लियर है। तो उसका एक रेगुलेटरी होनी चाहिए। क्लियर है। काम में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ये क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज मतलब कि जितने भी जो लोग हैं उनकी जो जैसी भी डिमांड है, ठीक है, आप वो प्रोडक्ट बनाइए, ऐसी सर्विसेज दीजिए कि उनकी जो यूटिलिटीज हैं वो फुलफिल हो जाए, उनकी जो विलिंगनेस है, उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो बिल्कुल फुलफिल हो जाए। क्लियर है। तो इसीलिए कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो मार्केट की डिमांड में होता है। कंपनी वैसा कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाएगी जो मार्केट में डिमांड ही नहीं कर रहा है, लोग मांग ही नहीं रहे, और आप प्रोडक्ट बना दे रहे हो, तो क्या उसकी डिमांड होगी? नॉर्मल सी बात है, नहीं होगी। क्लियर है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसको लोग चाहते हैं कि बनाए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ बिजनेस। ये क्या है कि कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics is the study of human beings as consumer and the production. Clear है. This business is the part of the economics, and when you will get to understand in the later on the chapter कि क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है करके। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑफ फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स। क्लियर है। तो ये देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला। क्लियर है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस beset with several types of hindrances. Commerce removes these hindrances. According to the James Stephenson, commerce embraces all those activities which help to break the barrier between the producer and the
कंज्यूमर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत सारे जो बैरियर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, कि जो प्रोड्यूसर है और जो आपका कंज्यूमर है उसके बीच में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने आपके सेवरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि उसको टेक ओवर करने होते हैं। तो ये कुछ हमारी दिक्कतें होती हैं, इनको हम लोग जानते हैं हिंड्रेंसेस के नाम से। क्लियर है? तो हमारे पास बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क एंड नॉलेज। क्लियर है? तो इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पहला पॉइंट है हमारे पास हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या है कि दिस हिंड्रेंस रिफर्स टू द लैक ऑफ कंटेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। The producer is faced with the problem of finding the buyer who need and goods he has produced and who are able to willing to buy such goods। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, अब प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस तो कर लिया, ठीक, प्रोड्यूसर के घर में बैठा हुआ है। अब वहां पे अब प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, अब बायर जो है उसको वो चीज खरीदनी भी है, लेकिन ना प्रोड्यूसर पर्सनली बायर को जानता है ना बायर पर्सनली प्रोड्यूसर को जानता है। तो वो वहां पे वो चीजें टेक ओवर वो कैसे करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड के माध्यम से। क्लियर है? अगर तो यहाँ पे जैसे आपने सुना ना मार्केट, तो मार्केट क्या होता है, वहां पे सेलर भी आता है और बायर भी आता है। तो मार्केट खाए कुछ भी खरीदना होता है, सब्जी खरीदना होता है, कपड़े खरीदने होते हैं, जूते खरीदने होते हैं, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, दुकानदार होते हैं वहां पे, तो उनके पास सामान होता है और हमें वही सामान खरीदना होता है। तो हमें मालूम है ना यार कि परचून की दुकान में जूते तो मिलेंगे नहीं, तो हमें जूते खरीदने हैं तो जूतों की दुकान पर जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वहां पे जितने भी जो सेलर्स, अब दुकानदार कौन है, वो सेलर है, वो सामान बेच रहा है। हम लोग कौन है, हम लोग एज अ कंज्यूमर जाते हैं, कस्टमर बनके जाते हैं। तो हम लोग कौन है, हम लोग बायर हैं, वो सामान बेचेंगे तो हम लोग खरीदेंगे। तो दैट इज नोन एज द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कौन दूर करता है, वो ट्रेड दूर करता है। क्लियर है? तो हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो बायर को सेलर मिल जाता है और सेलर को आपका बायर मिल जाता है। तो ये जो पूरा फिनोमेना होता है ये ट्रेड कहलाता है। तो ये जो ट्रेड होता है ये आपके इस हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ये है आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ओ भाई साहब, ये क्या है, अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज टू सेंड देयर गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट लॉस थ्रू द थेफ्ट, पेल्फेरेज, डैमेज एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, अब भाई साहब आपने बना तो दिया, मान लो कि कानपुर में आप रहते हैं और कानपुर आपका लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। तो कानपुर कितना लेदर का प्रोडक्ट भैया कंज्यूम कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है भाई, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वही ना तो करेगा। लेकिन अब कानपुर से हम दूसरे शहरों में सामान कैसे भेजेंगे, तो वहां पे इसका एक ही उपाय होता है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन। आप कोई एक जो अच्छी जो चीजें होती हैं भाई किसी एक शहर में बनती है, हर एक का जो शहर होता है वो अपने अपने एंड से वो अच्छा गुड प्रोड्यूस करता है। तो वो जो गुड्स है वो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में कैसे जाएगा, ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो जो हिंड्रेंस ऑफ जो प्लेस होता है वो कौन दूर करता है, ट्रांसपोर्टेशन आपको दूर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। क्लियर है? अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम हमारा क्या होता है, तो इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड। देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या जैसे आपको मालूम है कि भाई जो टाइम की बात क्या कही है कि बहुत जो प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो आपका बहुत बड़ी यूनिट में सामान मतलब बनाते हैं। जो बिस्किट्स होते हैं बहुत ज्यादा लाख ऑफ बिस्किट्स के पैकेट बनाए जाते हैं, लाख ऑफ चॉकलेट्स बनाए थे। तो नॉर्मल सी बात क्या, प्रोड्यूसर ने अपना सामान बना तो दिया, अब वो चीज जाएगी कहाँ पे, अब वहां पे बनाने के बाद वो कहाँ जाती है, वेयर हाउसिंग में, गोडाउन जानते हैं ना। तो जो प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं वो अपना सारा सामान बना कर कहाँ रखते हैं, वो गोडाउन में रखते हैं। तो जब उसका टाइम आता है तब वो जाकर के उसको एक स्लॉट में या एक लॉट में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि मार्केट में डिमांड होती है। क्लियर है? अगर आपने वुलन क्लॉथ बनाए हुए हैं तो वुलन क्लॉथ आपने गोडाउन में रखोगे, वेयर हाउसिंग में रखोगे, जब वहां सर्दी का टाइम आएगा तभी ना तो वुलन क्लॉथ डिमांड में आएंगे। क्लियर है? जब गर्मी का टाइम आता है तब आपके कॉटन क्लॉथ डिमांड में आते हैं। क्लियर है? जब आपका क्या कहते हैं मैंगो जो होता है, मैंगो क्या होता है भैया, मैंगो आपका जब गर्मी का डिमांड आता है तभी भी हम लोग वो तो
नॉर्मल सीजन होता है, लेकिन जब मैंगो का डिमांड मतलब वहाँ पे सर्दी के टाइम पे भी तो आपको मैंगो मिलता है ना, तो वो कैसे मिलता है, जब वेयर हाउसिंग से हम लोग उसको निकाल के रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज से उसको निकालते हैं, तब आपको वहाँ पे सर्दियों में आम मिलता है। क्लियर है? तो कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है जब वो चीज मतलब कि बहुत ज्यादा बनाता है, क्लियर है, तब वो कहाँ पे रखता है, वेयर हाउसिंग में। तो जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है वो कौन पूरा करता है, वो वेयर हाउसिंग करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन लिविंग इन डिफरेंट प्लेस रिक्वायर अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। वेरी गुड, शाबाश। मनी सर्व्स एज कॉमन मीडियम ऑफ द पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट दिया है तो आपको एक्सचेंज में क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। आपने कोई सर्विसेज दी है तो आपको एक्सचेंज में क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। तो वो जो पेमेंट है आप किसके मेथड से करने वाले हो, वो एक इंस्टीट्यूशन के मेथड से करने वाले हो। मतलब कि आपका जो वो जो क्या कहते हैं एक्सचेंज जो है, वो एक्सचेंज किससे लेंगे। अब भैया हम लोग बार्टर सिस्टम तो चला नहीं रहे कि भैया जब हम गेहूं जाएंगे तभी तुम चावल हमको देना, ऐसा तो है नहीं। हमने कोई प्रोडक्ट दिया है तो हमें पैसा चाहिए, तो वहां पे वो कौन फुलफिल करता है, एक बैंकिंग सेक्टर। तो वहां पे हमारा जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज हमारा कौन पूरा कर रहा है, मनी एंड बैंकिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। ठीक है, तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क क्या है बच्चा, कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। क्लियर है? तो देयर ऑल्सो एग्जिस्ट रिस्क ऑफ थेफ्ट, बर्गलरी, टेट्रोइटेशन, फायर एंड एक्सेट्रा। अच्छा, कभी भी ऐसा होता है जब भी कोई जब ज्यादा सामान बनाया जाता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जब भेज रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं भैया ये चोरी भी हो सकता है, सामान टूट भी सकता है, गायब हो सकता है, आग लग सकती है। तो समुद्र से सामान जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में, को डूब जाए शिप, तो क्या होगा, तो जब ये जो सामान वगैरह होता है, जितने भी हमारे गुड्स जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, इनका हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि हम इसका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकें। क्लियर है? तो यही जो होता है, जो आपका जो हिंड्रेंस ऑफ जो रिस्क आपको होता है, तो आप रिस्क कैसे करते हो, आप अपना इंश्योरेंस कराते हो। जैसे ये जो कोविड के टाइम पे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो भाई साहब इस टाइम आप धरती पे भगवान हो पूरे। क्लियर है? तो वहां पे क्या है कि अगर आपने कुछ भी हो गया, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो आप 10 लाख का खर्चा तक बियर कर सकते हो। अगर आपका इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, आपका एक भी लाख रुपए एक भी रुपया नहीं लगेगा, तो सारा पैसा आपको कंपनी देगी। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान का जो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक इंसान को कराना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, हिंड्रेंस ऑफ जो रिस्क है वो कौन पूरा करता है, इंश्योरेंस। क्लियर है? आप कोई भी जब सामान भेजते हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो उसका आप इंश्योरेंस जरूर कराते हैं, ताकि अगर कहीं पर भी कोई डैमेज हो जाता है, कहीं टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अब हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज क्या होता है कि भैया इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, कि often a producer or the merchant find it difficult to sell his goods and the services because consumers are not aware of their benefit and uses. Advertising and sale promotion remove this hindrance by bringing goods and services to the knowledge of the consumer. अच्छा, hindrance knowledge मतलब क्या होता है, एक जैसे कहते हैं ना कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं क्या, तो जब किसी को कोई चीज नहीं मालूम होती तो हम लोग उसको बताते हैं, किसके जरिए, एडवर्टीजमेंट्स के जरिए। ठीक है, प्रचार करते, प्रसार करते, पेपर में ऐड आता है, सड़कों पे आप जाते हो तो होर्डिंग लगी होती है, तो मतलब जब कस्टमर को मालूम ही नहीं कि ये चीजें क्या है, तो हमें क्या मालूम पड़ेगा भैया। तो जब आप उसको बताओगे, हाँ अरे ये चीज लगी हुई है भैया, माउंटेन ड्यू का एड ऋतिक रोशन करते हैं, तो उससे माउंटेन ड्यू पियोगे तो कुछ ना कुछ तूफानी जरूर करोगे। क्लियर है? तो वही चीजें होती है कि भाई जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, हम लोगों को तब तक मालूम नहीं होता जब तक उसका एडवर्टीजमेंट ना किया जाए, प्रचार प्रसार ना किया जाए। क्लियर है? जब उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा तभी वो हमारी नॉलेज में आती है, और तभी जो हमारी जो अज्ञानता होती है ना, अज्ञानता, वो हमारी वहां से दूर होती है। क्लियर है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस। तो आई होप कि आपको सारे हिंड्रेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, और है ना, ऐसा करके जैसा आपका यहाँ टेबल में भी दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन रिमूव कर रहा है, ट्रेड रिमूव करता है। क्लियर है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन रिमूव कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, warehousing. Hindrance of exchange, money and banking. Hindrance of risk, insurance. Hindrance of knowledge, advertisement and publicity. क्लियर है? तो आई होप कि मैंने हर एक टॉपिक इस
इस वीडियो में कवर कर लिया हुआ हिंड्रेंसेस का। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी पार्ट अच्छा लगता हो या कोई सजेशन हो वीडियो बनाने का तो आप वो भी अपना सजेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।